बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। सीए से हट के भी बहुत सी एक्टिविटीज़ अपनी चला रहे होंगे और माशाल्लाह खुश व खुर्रम होंगे अल्लाह पाक के करम से। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। होपफुली आज का लेक्चर जो है हमारा वो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो इसका आखिरी लेक्चर होगा और इसमें हम बेसिकली आज पास पेपर्स को देखेंगे और ये कोशिश करेंगे देखने की कि किस किस्म के क्वेश्चंस चैप्टर 1 में से एग्जामिनर ने पूछे हैं। इसके अलावा मेरा एक और इरादा है कि हाउ टू राइट अ क्वेश्चन, हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, वो आज नहीं करेंगे। वो फिर आज से कुछ दिन बाद कोई एक सेशन हम रखेंगे जब हम दो तीन चैप्टर्स कर चुके होंगे। तो उसमें फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपने जब राइट डाउन करना है तो आपने कैसे लिखना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आइडिया कि आप अपने अल्फाज में किसी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है। तो वो हम कुछ दिन बाद करेंगे। आज हम और जो आज हम अपने पास पेपर्स को देखेंगे। अब उसमें एक तरीका तो ये है कि मैं बुक खोल लूँ और बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, वही पास पेपर्स हैं, या कोई ऐसी किताब हम देख लें जिसमें एक ही जगह पे पिछले अटेम्प्ट्स का के क्वेश्चन दिए हों। लेकिन उससे वो एक ना पर्सनालाइजेशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि लगता है जैसे आप एग्ज़ाम जो इन्वायरमेंट है उसकी कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स के जो पास पेपर्स हैं एक्चुअली मैं डायरेक्टली उन्हें वन बाय वन ओपन करूंगा। हम उनमें सर्च करेंगे पहले कि किस किस्म के क्वेश्चंस आए हैं और उसमें चैप्टर 1 का क्वेश्चन कहाँ पे है और कैसे है। ठीक है ना, तो एक तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पास पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे मतलब कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस्म के होते हैं। और दूसरा थोड़ी सी एग्जाम इन्वायरमेंट की जो डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो शुरू में हम पहले शुरू करेंगे अपनी बुक से और उसके बाद फिर हम पास पेपर्स पे चले जाएंगे। तो लेट मी शेयर द स्टडी टेक्स्ट जहाँ से हम अभी शुरू करते हैं। तो ये होपफुली आपके सामने स्टडी टेक्स्ट आ गया होगा। ये बिल्कुल चैप्टर का स्टार्ट है, यहाँ से हम देखते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चैप्टर में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो तो इस किताब वाले ने खुद बनाई हैं और वो एग्जांपल्स ही हैं, मतलब कि वो एग्जांपल के तौर पे चीज़ें या सिनेरियो बनाए गए हैं। जबकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एक्चुअली पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो उसने यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, आप लोगों ने एग्जांपल्स खुद देखना है। और फिर तो मैंने सजेस्ट किया कि मैकेनिज्म होगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपस में डिस्कशन भी करेंगे, मैं आपको फीडबैक देने की भी कोशिश करूंगा। तो अगर एग्जांपल्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये बिल्कुल चैप्टर का शुरू है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो हम ढूंढते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ कहाँ पे है। ये हमने पढ़ लिया था सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का फर्क, डिफरेंस क्या है। ये एग्जांपल 1 आ गई थी, ये आप खुद देखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे एप्लीकेशन ऑन बिजनेस, और इसके ऊपर एग्जांपल 2 भी कहीं पे होगी। ये एग्जांपल 2 थी, इसे आप देखेंगे। नंबर जिसमें उसने क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स दी थी। एग्जांपल 3 उसने एक दी थी, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, उसे हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है। ये आया है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, कोई सिनेरियो बेस्ड तो है ही नहीं। आई होप कि इसमें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं किताब में। ये जो ऊपर उसने ये बनाया हुआ था ना, डिफरेंस उसने बनाए थे और हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। और एग्जांपल्स उसने एग्जांपल नंबर ये 1 में उसने सिविल लॉ के कुछ एग्जांपल दी थी और एग्जांपल 2 में क्रिमिनल लॉ की दी थी। लेकिन मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि आपने दोनों एग्जांपल्स का गुलाम नहीं बनना। हम जब ये सिलेबस खत्म करेंगे और बहुत चीज़ें ना डिस्कस कर चुके होंगे तो खुद आपके जहन में भी होगा, और कुछ आपने दाएं बाएं गपशप से भी कुछ जहन में रखना है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से लॉज चल रहे हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लॉज कौन से हैं और उनके 5, 10, 15 लॉज तो आपके जहन में रहेंगे अगर आपने उन्हें डिस्कस किया मुझसे और अपने दोस्तों से, जनरली एक जनरल नॉलेज के तौर पे। और उसके अंदर ही कुछ होंगे सिविल लॉज, होंगे कुछ क्रिमिनल लॉज होंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि यहाँ जो एग्जांपल दिए हैं तो बहुत थोड़ी दी हैं, आप इससे हट के इसकी मजीद एग्जांपल भी ढूंढने की कोशिश करें, या आप चैट चैट जीपीटी पे जाओ।
इंटरनेट पे जाओ, वहाँ लिखो करंटली एक्टिव या एनफोर्स्ड सिविल लॉज इन पाकिस्तान, तो वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। फिर इसी तरह लिख रहे हैं करंटली एनफोर्स्ड क्रिमिनल लॉज इन पाकिस्तान, तो वो से पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा आइडिया भी ले लें कि कौन सा लॉ किस चीज़ के बारे में है। फिर वो आपको भूलेगा नहीं, रट्टा नहीं होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितने लॉज हैं और कौन सा लॉ किस पर्पज़ के लिए बनाया गया। तो ये छोटे छोटे काम हम साथ साथ करते रहेंगे ना, तो आगे अपने कैरियर में भी आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। ये सिर्फ एग्जाम फोकस्ड अप्रोच नहीं है, या एग्जाम को पास करने की टेक्निक नहीं है सिर्फ ये। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इससे आगे हम चल के देखते हैं, तो अ, यहाँ पे था मेरा ख्याल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ये था जो हमने किया था, ठीक है, ये वाला। उसके नीचे उसने दे इसका जवाब भी दिया है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इसके जवाब को स्टैंडर्ड जवाब नहीं समझना कि ये बेहतरीन जवाब है, हमने भी ऐसे ही ड्राफ्ट करना है। आप इससे ज़्यादा बेहतर जवाब ड्राफ्ट कर सकते हो, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, एक फॉर्मेट के तौर पे लेना है, लेकिन इसे आपने अपने लिए स्टैंडर्ड नहीं बनाना। Practice question 2. Explain any four differences between civil and criminal law. Also identify any two criminal laws which are presently enforced in Pakistan. तो exactly practice question 1 और practice question 2 तकरीबन सेम चीज़ है। और उसने एक ही चीज़ को दो बार क्यों रिपीट किया, इसलिए कि ये दो मुख्तलिफ एग्जाम्स में आई होगी, तो उसने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया आपके लिए। तो ये इसका मतलब है, एक चीज़ हमें यह पता इल्म हुआ कि वो सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है, और उसकी एग्जांपल है वो बार बार पूछी है उसने, ठीक है, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब देखें, ऊपर उसने थ्योरेटिकल अंदाज में लिखा था, जो उसने फॉर्मेट बनाया था सॉल्यूशन का, ये देखें। और नीचे उसी को का जवाब जब उसने दूसरे में बनाया आपके लिए, तो उसने देखें स्केड्यूल फॉर्म में बना दिया। तो ये आपने ने अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाना, आपको जो ठीक लगता है और इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, लिस्ट डाउन द मेन टॉपिक्स एरियाज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कि वो कह रहा है कि जो मेन टॉपिक्स हैं इस पार्ट में वो कौन से डिस्कस हुए हैं। अब देखिए, उसने सिर्फ पार्ट का नंबर नहीं लिखा, पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो नाम भी देगा। जब आपको नाम देगा और आपने काफी हद तक ये पढ़ा भी हुआ है, आपके जहन में कुछ पॉइंट्स होंगे, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में क्या बात करेगा, वो प्रेसिडेंट की बात करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर की बात करेगा, वो फेडरल कैबिनेट की बात करेगा, इन चीज़ों की बात करेगा। तो आपने इसे एक बार पढ़ लेना है और यहाँ पे उसे बता देना है। और फिर पार्ट 4, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, उसने खुद ही बता दिया कि पार्ट 4 नहीं, सॉरी, पार्ट 6। तो पार्ट 6 में उसने बता दिया कि इसका नाम क्या है। तो अगर आपने इसे एक बार थॉरो स्टडी की हुई है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए जाएंगे, प्रॉपर्टी के मैटर्स कौन होंगे, किसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी होगी, कॉन्ट्रैक्ट जब करेगी वो कैसे होंगे, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी के खिलाफ केस करेंगे या उनके खिलाफ केस कर कोई करेगा तो वो उसका क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये तो हमने जनरलाइज कर दिया कुछ चीज़ों को, बाज़ जगह बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं। जैसे वो इलेक्शंस वाले में बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या होगा, ये कैसे बनेगा, इसके कितने मेंबर होंगे, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो कौन होगा, उसका नाम क्या होगा। अब अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो इलेक्शन के केस में आप लिख देंगे कि ये जो पार्ट है ये डील करेगा इलेक्शंस, पाकिस्तान में इलेक्शन से, इलेक्शन कैसे होंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा। लेकिन अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं पढ़ा या आपको पता भी नहीं है, तो फिर वो नहीं लिखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि उसमें डिस्कस हुई है। तो इस तरह की तीन चार ही टर्म्स हैं, वो आपने याद कर लेनी है। जैसे आपको याद होगा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, हमने कहा था कि अगर सुपर फेडरेशन में जो चीज़ें डिस्कसेबल होंगी, डिस्कस करनी होंगी, तो हमने काउंसिल बना दिया है जिसमें सूबों के नुमाइंदे भी होंगे और फेडरेशन का भी होगा, और उस काउंसिल का नाम होगा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब वो कौन से पार्ट में है इसमें मुझे भी याद नहीं है, मेरा ख्याल है शायद पार्ट 3 में ही हो। तो ये चीज़ उस पार्ट में याद आपको रखनी है थोड़ी सी, कि इस तरह के स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस पार्ट में उसने मेंशन किए हैं, तो ये ज़रूर मेंशन कर लें। तो ये है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ नहीं है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, हम देखते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसने कहाँ पे दी है, ठीक है, कंफर्म। तो ये है कहाँ पे है जी, ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग वगैरह की जो बात की है, वो रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, पार्ट नंबर 5 में। तो पार्ट नंबर 5 में वैसे तो अंदाजा हो रहा है इसकी हेडिंग से कि ये बताएगा कि फेडरेशन और प्रोविंसेस में जो ताल्लुकात होंगे, कोई इख्तलाफ आएगा, कोई चीज़ें डिस्कसेबल होंगी तो वो कैसे होंगी।
को यहाँ मेंशन करेगा। लेकिन यहाँ उसने एक स्पेसिफिक चीज़ बताई कि ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें इधर आएंगी, जैसे पीटीवी हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया, एटसेट्रा। और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का वर्ड उसने यूज़ किया। तो जब पार्ट फाइव के बारे में अगर कोई आपसे कुछ पूछे वो, तो आपने ये वर्ड जरूर बताने हैं कि इसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को भी डिस्कस किया गया या बताया गया। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पूछेगा कि कौन से पार्ट में क्या लिखा है, लेकिन साथ ही जो कि उसने उसकी टॉप टाइटल दिया होगा पार्ट का, तो आपको आसानी हो जाएगी जवाब देने में। ठीक है, तो इसे देखें, उसने बुलेट्स की फॉर्म में जवाब दिया, तो आप भी बुलेट्स की फॉर्म में जवाब दे दीजिए, बेहतर यही है। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में जवाब देना चाहते हैं तो वो भी बुरा नहीं। आगे आता है जनाब, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन था। इससे आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर आना चाहिए कहीं पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर को देखते हैं कहाँ पे है। तो लेट्स सी जनाब, ये ख़त्म कर दिया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आ गया, ये आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन फोर। ठीक हो गया ये वाला। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ ए मनी बिल। अब हमने कहा था कि बिल दो तरह के होते हैं, मनी और नॉन मनी। और अब हम अपने आप को पहले रिपीट कर लेते हैं, अपने आप को ब्रेन वार्म कर लेते हैं कि मनी बिल जो होता है वो बजट होता है, और इसकी अप्रूवल सिर्फ नेशनल असेंबली से दी जाती है। और ये सेनेट में सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए जाता है, और फिर नेशनल असेंबली से अप्रूव कर लेती है विद और विदाउट रिकमेंडेशन, वो उसकी मर्जी है। और फिर ये सदर को चला जाता है। जबकि जो नॉन मनी बिल है वो दोनों जगह से उसकी अप्रूवल रिकॉर्ड होती है, नेशनल असेंबली असेंबली से भी, सेनेट से। लेकिन अब हम मनी बिल की बात कर रहे हैं। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ ए मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन। नेशनल असेंबली सेशन में है, चल रहा है, उसका इजलास है, बुलाया जा सकता है। फिर तो सीधी बात है कि मनी बिल नेशनल असेंबली में पेश होगा, और वहाँ इस पर डिस्कशन होगी, कुछ इसकी अप्रूवल होगी, और फिर अप्रूवल के बाद ये चला जाएगा सेनेट में फॉर रिकमेंडेशन। वहां से रिकमेंडेशंस आएंगी, दोबारा नेशनल असेंबली को आएगा। अब नेशनल असेंबली की मर्जी है कि चाहे वो विद रिकमेंडेशन अप्रूव करे या विदाउट रिकमेंडेशन, एक फाइनल अप्रूवल वो देगी, और फिर वो सदर को भेज देगी, और सदर अपनी असेंट दे देगा। अगर सदर असेंट नहीं देगा, फर्ज करें वो भी कोई सजेशन दे के वापस भेजता है, तो जनरली हमने क्या पढ़ा था कि जब सदर वापस भेजता है तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? जब दोनों हाउसेज की अप्रूवल चाहिए। लेकिन मनी बिल में तो दोनों हाउसेज की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। तो सदर अगर वापस भेजता है तो सिर्फ नेशनल असेंबली से कंसिडर करेगी, और वो डायरेक्टली नेशनल असेंबली को भेजेगा। और फिर नेशनल असेंबली उस पर जो भी फैसला करना चाहे, सदर की सजेशन पे वो फैसला कर ले, मान ले या ना माने, उसके बाद फिर वो सदर को भेजेगी, और सदर को साइन करना पड़ेंगे। तो अगर सेशन में है तो ये प्रोसेस है। अब इसको अपने अल्फाज में लिखना है। ये जो मैं हमने आपको कहा है ना कि चंद दिन बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हाउ टू राइट हम करेंगे, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन ले लूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि दो तीन चैप्टर्स के तीन चार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इन्हें राइट कैसे करना है। और व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती है और या उसका इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो हमारे पास एक और रास्ता है कि हमें ऑर्डर बहरहाल हमें लॉ तो बनाना है, ज़रूरत है। तो आपको याद है कौन सा रास्ता था? जी, चले मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वही वाली बात कि अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछता, और आपकी से जो फीडबैक है उसके बाद मैं आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ चूंकि ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो हमने पढ़ा था कि जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो और लॉ बनाना ज़रूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो सदर के पास इख्तियार होता है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। ऑर्डिनेंस, एक वर्ड याद रखें, और प्रोमलगेट, PROMULGAT, प्रोमलगेट का मतलब होता है इशू करना और साथ ही इम्प्लीमेंट भी करवा देना। तो फिर अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो फिर जो बिल है, मनी बिल, वो फिर प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर देगा। लेकिन फिर आगे आप बता दें कि वो जो ऑर्डिनेंस होता है 140 डेज के लिए और 120 डेज के लिए होता है। अगर 120 डेज में नई असेंबली आ गई है तो फिर उसकी मर्जी है कि वो रेजोल्यूशन पास करके इसे एक्सेप्ट कर ले, रेजोल्यूशन पास करके इसे रिजेक्ट कर दे, या इसमें अमेंडमेंट कर ले। लेकिन अगर 120 डेज में उसने कुछ भी ना किया तो ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली अगर चाहे, वो डिस्कशन कर रही है, इस पर अभी खत्म नहीं हुई, तो वो फर्दर 120 डेज के लिए भी वो अपने इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। ये हमने लिखना है सिंपली, और होपफुली कि आप लिख लेंगे। कोशिश कीजिए बच्चे कि आज ये जो मैंने बोला है इसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, इंग्लिश में। और अगर पॉसिबल है और आप इसे सुन रहे हैं, आपने ज्वाइन कर चुके हैं आप क्लास,
तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं एक नज़र से देख के एक आइडिया दे सकता हूँ अगले लेक्चर में कि मैंने जिन बच्चों का पढ़ा था मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आई है। तो इसे देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, हाउ इज लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। अगेन वही बात, वो ऑर्डिनेंस के बारे में पूछना चाह रहा है। इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या ये किसी भी तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से या वो जो लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है उससे मुख्तलिफ होता है। व्हाट इज इट्स टेन्योर, इसका टेन्योर क्या होता है। तो पहले का जवाब है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती तो फिर लॉ कैसे बनता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू बनता है और सदर प्रोमलगेट करता है। पहला जो क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, उसमें उसने स्पेसिफिकली मनी बिल के रेफरेंस से बात की थी, ऑर्डिनेंस की। यहाँ वो जनरल रेफरेंस पे बात कर रहा है जनरली के, फिर क्या तरीका पता बताएं। ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस सदर प्रोमलगेट करता है और किन केसेस में करता है, जब नेशनल असेंबली सेशन में और नहीं होती, कोई इमरजेंसी होती है, कोई मसले मसाइल होते हैं। इन इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट, तो क्या ये किसी तरह डिफरेंट एक्ट से डिफरेंट होता है। तो जवाब दें कि ये एक्ट से सिर्फ एक ही तरह डिफरेंट होता है कि एक्ट एक परमानेंट लॉ होता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी लॉ है जो 120 डेज के लिए होता है। अदरवाइज जहां तक इन्फोर्सेबिलिटी का ताल्लुक है, पार का ताल्लुक है, तो इसकी वही इन्फोर्सेबिलिटी और एग्जैक्टली वही पार्स होती हैं जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की होती हैं, कोई फर्क नहीं है। और व्हाट इज इट्स टेन्योर, तो आप बता दें इसका टेन्योर 120 डेज है। हाउएवर अगर उसके बाद नेशनल असेंबली आ जाती है नई और वो इस पर डिस्कशन शुरू करती है, और अगर वो 120 डेज से पहले ही एक रेजोल्यूशन पास करती है और इसे नल एंड वॉइड कर देती है या इसे रिजेक्ट कर देती है, तो जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हुई उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। फिर 120 डेज का हम वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 120 डेज गुजर गए हैं और अभी भी नेशनल असेंबली खामोश है तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और अगर 120 डेज की डिस्कशन अभी चल रही है और असेंबली मजीद डिस्कशन करना चाहती है, तो इसे असेंबली से रेजोल्यूशन पास करके इसे मजीद 120 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकती है। तो ये बातें आपने करनी है। और आखिर में एक बात कि अगर 120 डेज के अंदर अंदर ही नेशनल असेंबली इसे पास कर लेती है, तो जिस दिन वो पास कर लेती है उसी दिन वो उस प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोसेस तो खैर शुरू है उसका, वो फिर आगे सेनेट को भेज दिया जाएगा, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो फिर प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता ये चलता रहेगा, फिर तो मतलब वो 120 डेज हम नहीं देखेंगे ना। 120 डेज तो उस वक्त है जब इसे रिजेक्ट कर दिया जाए या खामोशी अख्तियार की जाए। जब इस पर डिस्कशन करके इसकी एक हाउस ने अप्रूवल दे दी, अब ये दूसरे हाउस में जाएगा, तो 120 डेज जो है ना वो वाली चीज इनफेक्टिव हो जाएगी। तो अब ये जो मैंने फिर दोबारा जो बात की है, इसे आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान का क्या है, कायने पाकिस्तान क्या कहता है। सिस्टम ऑफ गवर्नर है कि हमारा फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हमारे दो हाउसेज होते हैं। और एक मुख्तसर सी बात लिख दें कि हमारी जो सारी लेजिस्लेशन होती है, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है और उसके दो हाउसेज में होती है। मनी बिल जो होता है, अब आप उसने बेसिकली ना क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पूछा है, उसने ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, लेकिन आप हल्का सा आइडिया जरूर दे दें कि फिर लॉ कैसे बनते हैं। कि जनाब दो हाउसेज हैं, किसी हाउस से मर्ज होकर दूसरे में जाता है और वहां से प्रेसिडेंट को जाता है, वो डिटेल सिनेरियो बताने की जरूरत नहीं, बस आइडिया दे दें कि मुझे पता है। अच्छा, ये तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये भी बता दें कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे हमने ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि तमाम ऑल द लॉज वुड बी फॉर्मुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ आप बता देंगे। और सेनेट्स रोल इसमें क्या होता है लेजिस्लेशन प्रोसेस में, इसमें आप बता दें कि अगर वो नॉन मनी बिल है तो सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, और सेनेट खुद भी ओरिजिनेट कर सकती है किसी बिल को अगर वो चाहे कि इस पे लॉ होना चाहिए। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो सेनेट का रोल सिर्फ रिकमेंडेशन का होता है, इससे ज़्यादा का रोल नहीं होता। और लेजिस्लेशन प्रोसेस के अलावा सेनेट का रोल क्या होता है, टू क्रिएट हार्मनी, क्योंकि सेनेट जो है इट रिप्रेजेंट्स स्टेट, इट डजंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, एंड सो likewise its role is to create and maintain harmony and unity among various departments of the government of the state and the public etc। ठीक है, तो आपने ये बात कर देनी। अच्छा जी, इसे आप पढ़ लीजिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कैसे होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, व्हेन पावर्स आर कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर
और आगे ब्रैकेट में लिख दें फॉर दैट इज पार्लियामेंट इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन, एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्रोविंसेस। तो आप अपने जो अख्तियारात हैं जब वो आप दे देते हैं, द अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड टू एग्जीक्यूटिव्स। हमने एग्जीक्यूटिव का वर्ड पढ़ा था ना। आगे ब्रैकेट में लिखें एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, मतलब मिनिस्टर्स, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू स्टैट्यूटरी बॉडीज, एंड नंबर थ्री ऑल अदर एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज whom the power has been delegated accordingly। दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह टेक प्लेस करती है। आगे वो बात करते हैं हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज। तो हमने पढ़ा था कि जिसने एक बार अथॉरिटी दे दी तो अथॉरिटी को जब तक वापस नहीं लेता तो उसका इतना कंट्रोल नहीं होता कि जिसे उसने अथॉरिटी दिया वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी काम कर रहा है तो इसका बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है। तो यही बात लिख दें कि देर इज वेरी लिमिटेड control over the activities of the person or executive to whom the authority has been given till he exercises his powers, keeping himself within the authority delegated। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और डेलीगेटिंग अथॉरिटी हैज ए वेरी लिमिटेड कंट्रोल। हाउएवर हमने ये कहा था कि अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि हमने तो ये अथॉरिटी दी नहीं थी, इसने ये जो काम किया इन्हें नल एंड वॉइड करा दिया जाए। हाउ एवर if the executive to whom the authority has been given exceeds the authority given to him and undertakes some activities, the authority giving the legislature giving the authority may contact the court and may be able to set aside these activities if he is able he if it is able to prove that the authority was ultra wise। ultra wise, ULTRAVIRES, ultra wise का वर्ड आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। और अब एक्सप्लेन कर दें कि इट मीन्स दैट इज मतलब द executive to whom the authority has been delegated has gone beyond the authority given, या गिवन के वर्ड के साथ एक और भी हो सकता है कि डेलीगेटेड हो। ठीक है। तो आप ये बताएं कि जनरली तो वो आप उसे नहीं छेड़ सकते, लेकिन अगर वो अल्ट्रा वाइस हो गया, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड चला गया है, तो फिर आप कोर्ट में जाके उसे नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। और द अनदर ऑप्शन इज दैट द लेजिस्लेचर या द बॉडी delegating the authority may take back its authority, and once the authority is taken back, the executive to whom the authority was given is now would then be unable to exercise any such authority that has now been taken away. And in case he tries to execute that authority after the authority has been taken back, now the acts undertaken by him or her, or by that by that the executive would not have any legal enforceability। ठीक है। तो मैं फिलबदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोच सोच के बोल रहा हूँ, तो बीच में गैप्स आ रहे हैं, तो आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो मेरे अल्फाज को बड़े ध्यान से सुनना है कि आपने एग्जाम में किस तरह से अपना जवाब स्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी। ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेट लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस। हमने कर लिया अभी, सॉरी। अब उसके बाद आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आ गया, briefly describe how an ordinance is promulgated in Pakistan and what is the effect of such ordinance। ये कोई ऑर्डिनेंस की बात जो तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं, तो इसे आप पढ़ लें कि ऑर्डिनेंस कौन प्रोमलगेट करता है, कैसे करता है, कितने दिन के लिए होता है, और एटसेट्रा, वो सारी चीजें आपने बता देनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, briefly describe the process of legislation in case of a bill which has been passed by the National Assembly but rejected by the Senate। अब ये वो सिनेरियो पे आ गया, उसने एक सिनेरियो दे दिया है कि एक बिल जो है वो नेशनल असेंबली ने पास कर लिया है, लेकिन वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया है। जब सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया तो हमने क्या पढ़ा था कि फिर नेशनल असेंबली जो उसे पास करवाना चाह रही है वो प्रेसिडेंट को लिखेगी और क्या कॉल करेगी जी। चले मैं फिर बोल देता हूँ, मसला फिर वही है कि मुझे आपका फीडबैक अभी यहाँ नहीं मिल पाएगा। वो ज्वाइंट सिटिंग को डिमांड करेगी प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करेगा, कॉल कर लेगा, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के नुमाइंदे होंगे। वहां पे फिर ज्वाइंट वोटिंग होगी। वहां पे अगर बिल पास हो गया तो पास, और फेल हो गया तो फेल, और अगर पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट को चला जाएगा असेंट के लिए।
क्योंकि ये रिजेक्शन की बात है ना, रिकमेंडेशन की बात नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता है कि अगर सेनेट ने रिकमेंडेशन दी है तो फिर हम डायरेक्टली ये ना कहते, हम कहते हैं कि रिकमेंडेशन जब वापस नेशनल असेंबली में आएगा तो नेशनल असेंबली से कंसिडर करेगी। और अगर वो रिकमेंडेशन को मान लेती है फिर तो सीधा प्रेसिडेंट को चला जाएगा असेंट के लिए। लेकिन अगर नेशनल असेंबली रिकमेंडेशन नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं, जो हमने इनिशियली बिल ड्राफ्ट किया था वही ठीक है, तो अब इख्तलाफ बरकरार है। अब क्या होगा कि नेशनल असेंबली या सेनेट में से कोई भी सदर को लिख देगा और सदर ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेगा। रिजेक्शन के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग है और रिकमेंडेशन के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग है, पर थोड़ा सा फर्क है कि रिजेक्शन में तो सीधा सीधा रिजेक्शन है तो ज्वाइंट सिटिंग कॉल हो जाएगी, जबकि रिकमेंडेशन के केस में एकदम से ज्वाइंट सिटिंग कॉल नहीं होगी। पहले वो नेशनल असेंबली को वापस जाएगा या पहले हाउस को वापस जाएगा जिसने अप्रूवल दी थी, उसे एक मौका दिया जाएगा कि ये जो रिकमेंडेशन है एक्सेप्ट कर लो। अगर वो नहीं करता तो ज्वाइंट सिटिंग कॉल होगी, अगर वो कर लेता है फिर तो बात क्लियर होगी ना, फिर तो वो सीधा सदर को चला जाएगा। इसका जवाब भी देखना है और मैंने जैसे बताया है इसे लिखने की कोशिश करनी है। ब्रीफली डिस्क्राइब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड स्टेट एनी टू एडवांटेजेस और टू डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। होती क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऊपर भी हमने पढ़ा, और उसके दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस बताए, वो मैंने छोड़ दिए थे कि आप खुद पढ़ोगे। सिंपल सी चीज़ है, इसे आपने बता देना है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करेगा, जिसने दी है अथॉरिटी। क्या वो अथॉरिटी दे के भी दूसरे बंदे की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका जवाब था कि वो हैज वेरी लिमिटेड कंट्रोल। और लिमिटेड कंट्रोल का मतलब है कि जहां उसने जो अथॉरिटी दी थी दूसरी पार्टी ने उसे एक्सीड की है तो इसका कंट्रोल आएगा और जो कोर्ट में जाके उसे नल एंड वॉइड करवा सकता है। अदरवाइज इसका कंट्रोल नहीं होगा। तो हम वर्ड यूज करते हैं द अथॉरिटी गिविंग द अथॉरिटी या द इंस्टीट्यूशन गिविंग द अथॉरिटी हैज ए वेरी लिमिटेड कंट्रोल। ठीक है, इसे आपने देख लेना है। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो मेरे ख्याल आप होपफुली आप देख ही लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई होप कि आप इसे देख सकते हैं, बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ द लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। बेसिक्स ऑफ लीगल सिस्टम हमारे क्या हैं, बताएं जनाब। जी जनाब। हमारे बेसिस जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और हमारी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो बेस कर दें शरिया लॉ, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, और हमारा शरिया लॉ भी है, ये भी याद रखें। हमारा तो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा शरी लॉ भी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चलता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी लॉ शरिया के खिलाफ नहीं बनेगा। तो बेसिकली आप कह लेंगे हमारी दो बेसिस हैं। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसमें बेसिस की वजह से फिर अफेक्ट क्या आया है, कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और हमारा फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बस इतना बता दें। मेन सोर्सेज कितने हैं वो हमने बार बार पढ़ा था, चार हैं। लेजिस्लेशन है, नंबर 2 पे प्रेसिडेंट है, नंबर 3 पे कस्टम्स है, और नंबर 4 पे एग्रीमेंट्स हैं। और उसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें सबको। ठीक है, दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दें तो ये आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13, ब्रीफली डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर अ बिल पास बाय द नेशनल असेंबली बट रिजेक्टेड बाय द सेनेट। एग्जैक्टली वही सवाल जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, ये दूसरी बार आया है। ठीक है, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन याद रखें, अभी तक सिर्फ दो बार आए हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 14, ब्रीफली डिस्क्राइब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड स्टेट इट्स टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। ये सवाल भी पहले आ चुका है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पूरा सवाल पहले आ चुका है और हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब आप लोगों का एक काम है बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं इन्हें आपने देखने हैं, इनकी जो साइकोलॉजी है या इसका जो रेशनल है वो समझना है। इसके जवाब मौजूद हैं इसके आखिर में, ठीक है, याद रखें। हर चैप्टर के एंड में पहले ये हैं एमसीक्यूज हैं और फिर देखें ये आखिर में इनके जवाब भी मौजूद हैं। ये जवाब मौजूद है, ठीक है। तो आपने इन्हें देखना है, आपको ज़्यादातर तो समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारा जो व्हाट्सएप प्रोग्राम है उसके थ्रू हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया करेंगे। अभी अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा, अब एक लेक्चर आज हम ख़त्म नहीं कर पाए, चीज़ें हमने डिस्कस की हैं।
अगले इलेक्शन में कोशिश करूंगा कि पहले तो हम पिछली 3 4 5 अटेम्प्ट खोल लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो किताब में इसने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ये पिछले 2 3 अटेम्प्ट के इसमें नहीं होंगे, क्योंकि किताब मेरा ख्याल है उसके पिछले 1.5 2 साल से अपडेट नहीं हुई। ठीक है, या शायद इसने अपडेट कर दिया तो मुझे नहीं पता, मैं लेट मी चेक। क्योंकि अभी ये आई है नई किताब में से पूरी डिटेल से एक एक लफ्ज नहीं पढ़ सका, तो मैं उसे देख लेता हूँ। मेरा ख्याल है फिर भी शायद 1 2 अटेम्प्ट मिस होंगी, तो हम पिछली 2 3 अटेम्प्ट को एहतियातन एक नज़र देख लेंगे। और नंबर 2, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो एक और लेक्चर हम लगाएंगे। आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये लेक्चर्स नहीं है कि आप कहेंगे तो 15 लेक्चर में सिर्फ एक चैप्टर हुआ है। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है। और ये आपकी सहूलत के लिए मैं इस तरह बना रहा हूँ। आप इसे एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे आपने घबरा नहीं जाना कि अगर बाय द एंड ऑफ द सिलेबस आपको नजर आएगी जी 400 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये 400 लेक्चर्स 400 आवर्स नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 आवर्स होंगे, 120 200 होंगे। और कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। और वैसे भी चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर ज़्यादा हैं। चैप्टर 2 से मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर छोटे भी हों, वे इतने ज़्यादा ना हों कि आवर्स ज़्यादा ना बने। फर्ज करें लेक्चर 50 भी हैं, तो आज तो 25 बनेंगे ना, अगर आधे घंटे का भी लेक्चर है। मैं अब एक टारगेट बनाऊंगा कि चैप्टर 2 हमने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अगर हम नॉर्मली फिजिकली 3 घंटों में करते हैं तो 3 आवर्स होने चाहिए। अब 3 आवर्स के मैं चाहे 10 लेक्चर बना दूं छोटे छोटे, या 5 बना दूं, या 2 बना दूं, या 3 बना दूं, या 15 बना दूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि घंटे सिर्फ 2 या 3 ही हों, ताकि उस हिसाब से आप उसे आराम से देख सकें। ठीक है। तो इस बार तो खैर आवर्स भी ज़्यादा लग गए हैं। 13 लेक्चर में तकरीबन 6 7 घंटे तो लगे हैं, तो मैं कह सकते हैं कि आपके 6 7 लेक्चर तो हैं जो चैप्टर 1 में लगे हैं। लेकिन अगले चैप्टर में इंशाल्लाह ताला कम से कम आज में हम मैं बेहतरीन चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ आप सब पे और मुझ पे भी नाजिल फरमाता रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।